नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी इस सीरीज़ में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया था हम लोगों ने साथ साथ मैग्नेटिज़्म पढ़ लिया था। अब हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो अब इस सीरीज़ में आइए अब हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये जो लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट अवेटेड लेक्चर था। हम लोग इसी बात तक पहुंचने के लिए इससे पहले हमने मैग्नेटिज़्म पढ़ा, मैग्नेटिज़्म से पहले हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। तो आज के सेक्शन में हम पहले शुरुआत में क्या देखने वाले हैं, इसकी थ्योरी देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं और किस तरीके से इसकी प्रोसेस चालू होती है और ये क्या क्या इसके बीच में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो आइए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मैग्नेटिज़्म के बारे में समझा था कि मैग्नेटिज़्म क्या होता है, मैग्नेटिज़्म की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेचुरल मैग्नेट्स देखे थे, साथ साथ उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी देखे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर ही डिस्कस कर लिया था कि ऑयरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयरस्टेड, अगर आपने ये नहीं देखा है तो पुराना लेक्चर ज़रूर देख लें मैग्नेटिज़्म का। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब कभी भी हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट पास हो रही है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर से ज़रूर जनरेट हो रही होगी और वो क्या कर रही होगी, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनको अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो वहाँ पर ऑयरस्टेड ने देखा था कि कोई एक नीडल है नॉर्थ और साउथ, ये क्या कर रही है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है जब कभी भी करंट पास होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए जाने लग गए। कुछ और एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, जैसे कि करंट को ज़्यादा या कम किया जाने लग गया, करंट की डायरेक्शन में चेंजेस किए जाने लग गए और इस तरीके से इसे और भी ज़्यादा नोटिस किया जाने लग गया ताकि हम इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, ये कहाँ कहाँ हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए जब देखा गया कि जैसे ही हम किसी भी सर्किट में क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे ही करंट इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब कभी भी करंट की स्पीड बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा किसी भी वायर में, तो करंट के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अभी हम ऊपर से नीचे भेज रहे थे और नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम भेजने लग जाएं, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चेंज लाते हैं तो यहाँ डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये बातें देखी करंट की इंटेंसिटी को लेकर के और साथ ही साथ किस चीज़ को लेकर के, कि इसकी डायरेक्शन को लेकर के। जब इसकी डायरेक्शन के बारे में चर्चा होने लग गई तो डायरेक्शन को लेकर के, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इस चीज़ को लेकर के बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने तर्क दिए, अपना अपना मत दिया, जिसको एक्सप्लेन किया प्रमुख रूप से 3 मेजर साइंटिस्ट ने। और ये साइंटिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पहले हम इन साइंटिस्ट को जान लेते हैं कि किसने कौन सा लॉ दिया और फिर हम उन लॉज के बारे में एक साथ चर्चा कर लेंगे। जैसे कि पहला लॉ है जो कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की डायरेक्शन को बताता है। ये सभी चीज़ क्या बताएंगे, डायरेक्शन को बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। तो कौन कौन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, सबसे पहले हैं एम्पियर, एम्पियर ने क्या बताया, एम्पियर ने सबसे पहला जो लॉ दिया, ये दिया स्विमिंग लॉ।
अभी हम देखेंगे कि ये क्या क्या है, लेकिन आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट कभी पूछा जाए कि स्विमिंग लॉ किसने दिया था, तो वो एम्पियर ने दिया था। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए जो स्विमिंग लॉ था वो किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। इसके साथ साथ एक दूसरा है मैक्सवेल का लॉ, इसे हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या दिया था, कॉर्क स्क्रू रूल दिया था। कॉर्क देखेंगे इसका मतलब क्या है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसका है, फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल ये सब चीज़ किसके लिए हैं, ये सारे के सारे ये साइंटिस्ट किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं कि अगर करंट कभी भी किसी भी कंडक्टर में फ़्लो की जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया, जिसमें कि ये 3 प्रमुख साइंटिस्ट थे जिनके रूल्स को एक्सेप्ट किया गया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, फ्लेमिंग का ये राइट हैंड थंब रूल। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया है। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल भी आता है। तो लेफ़्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, इस बात को हमें याद रखना है। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर समझ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक सर्किट है और हमने इस पर क्या किया, करंट फ्लो कराया। इस सर्किट में हम करंट फ्लो करा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन ये है, कुछ ऐसी होगी करंट की डायरेक्शन। ये सर्किट है, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट की और ये करंट की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन होगी, इस चीज़ को बताने के लिए ये किसने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले एम्पियर ने। तो एम्पियर ने अपने लॉ में क्या समझाया, एम्पियर ने समझाया कि अगर हम माने कि कोई व्यक्ति यहाँ से स्विमिंग कर रहा है और स्विम करता हुआ यहाँ से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन में कोई स्विमिंग कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, तो स्विमिंग में उसके लेफ़्ट हैंड से, उसका जो लेफ़्ट हैंड होगा, लेफ़्ट हैंड इस तरफ होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा, राइट हैंड इस तरफ होगा। तो लेफ़्ट हैंड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी और कहाँ जा रही होंगी, राइट हैंड की तरफ जा रही होंगी। लेफ़्ट हैंड से निकल रही होंगी और राइट हैंड की तरफ जा रही होंगी। देखिए ये जो 2 मार्क मैंने बनाए हैं, एक तो पॉइंट के शेप में यानी कि डॉट डॉट की शेप में, ये जो पॉइंट की शेप में है, और दूसरे कैसे हैं, क्रॉस के शेप में हैं। जब कहीं भी आप ये क्रॉस का शेप देखें तो आप हमेशा ये समझें कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही होंगी यहाँ से, और जो जहाँ पर डॉट देखें वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये डॉट की जगह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, डॉट की तरफ से निकल रही होंगी और इसकी तरफ जा रही होंगी। तो ये लॉ किसने दिया, ये लॉ दिया एम्पियर ने। ये लॉ दिया एम्पियर ने। एम्पियर ने कहा कि यदि कोई हम देखें कि कोई व्यक्ति ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो उसका जो लेफ़्ट हैंड रहेगा और लेफ़्ट हैंड की तरफ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी और किस तरफ जा रही होंगी, राइट हैंड की तरफ जा रही होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि स्विमिंग तो सर कई टाइप्स की होती है ना, जैसे कि कुछ लोग बताएंगे बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल में भी होती है, और साथ ही साथ बैक स्ट्रोक होता है ना, साइड स्ट्रोक होता है। इस प्रकार की कई सारी स्विमिंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर ने जिस टाइप की स्विमिंग की बात की थी तो वो शुरुआत में स्विमिंग थी और वो फ्री स्टाइल स्विमिंग की बात कर रहा था, जिसमें कि जो फेस होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, वाटर की तरफ होता है। फेस होता है वाटर की तरफ और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ से स्विमिंग की जाती है ना। तो ये उस स्विमिंग की बात कर रहा है। तो ये कई बार इसे थोड़ा सा कम माना गया कि ठीक है इसने बताया, अच्छा बताया, लेकिन उससे भी और बेटर लॉ किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने इसी चीज़ को किस तरीके से बताया, मैक्सवेल ने बताया कॉर्क स्क्रू रूल की तरह से। कॉर्क स्क्रू रूल क्या है,
आइए इसको भी समझ लेते हैं। कॉर्क-स्क्रू रूल कुछ ऐसा है कि अगर हम मान लें कि कोई भी करंट है वो, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये बोर्ड में एंटर कर रही है करंट क्या कर रही है, बोर्ड में एंटर कर रही है। अगर इस करंट की डायरेक्शन हम क्या मान लें, बोर्ड में एंटर कर रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, वो कुछ इस तरीके से हो रही होगी। मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल को कई बार राइट हैंड कॉर्क-स्क्रू रूल भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्सवेल ने भी राइट हैंड का ही प्रयोग किया और फ्लेमिंग ने भी राइट हैंड का ही प्रयोग किया है, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं कि अगर हम राइट हैंड से देखें तो अगर हम एक कॉर्क है और स्क्रू है, और अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो जो कॉर्क इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन अगर मान लेते हैं कि करंट क्या है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो हम कैसे पुश कर रहे होंगे उसे, कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहे होंगे। जब हम इस तरीके से रोटेट कर रहे होंगे तो जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। जबकि जो कॉर्क के जाने की डायरेक्शन है, कॉर्क तो अंदर की तरफ जा रहा होगा, अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो कॉर्क के अंदर जाने की डायरेक्शन वो किस चीज़ की डायरेक्शन हो रही होगी, वो करंट की डायरेक्शन हो रही होगी, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें, तो हमें कॉर्क को क्या करना पड़ेगा, कॉर्क को कुछ इस तरीके से घुमाना होगा। तो कॉर्क की डायरेक्शन जब उल्टी करेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यही क्या होगा, इस तरीके से ये क्या कहलाता है, मैक्सवेल का राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल कहलाता है, ठीक है। ये भी एक अपने तरीके से तरीका था, लेकिन जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका बताया किसने, वो बताया फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल ने। फ्लेमिंग ने बहुत ही आसान तरीका चूज़ किया, बहुत ही आसान तरीके से। आपको किसी भी कंडक्टर में ज़रूरत हो, आपको कुछ भी कॉर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको स्विम कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है किसकी, आप अपने थंब का इस्तेमाल करें, और वो भी राइट हैंड के थंब का। जैसे कि हम लाइक बटन को प्रेस करने के लिए करते हैं, वहाँ पर इसी तरीके का सिंबल होता है थंब का, तो आपको बस इसी थंब का प्रयोग करना है राइट हैंड से। और जैसे ही आप इस थंब का प्रयोग करेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन मिल जा रही होगी, करंट की डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मिल जा रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये क्या है, ये वही सर्किट है हमारा, है ना, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रही है, बस हमें क्या करना है, उसी डायरेक्शन में अपना थंब ले जाना है। फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में है तो थंब इसी डायरेक्शन में ले जाना है, और थंब से उल्टा ये जो हमारे उंगलियां हैं, ये उंगलियां किस चीज़ को शो कर रही होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस तरीके की, अंदर जाती हुई बनेगी, ठीक है। और जब यहाँ से अंदर जाएगी तो रोटेट करती हुई इस तरफ से बाहर निकलेगी, इस तरफ से बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉट के चिन्ह आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से निकल रही होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में क्या हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह थंब दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन। ऐसे यहाँ तरफ जा रही है तो इस तरफ थंब की डायरेक्शन की, और बाकी फिंगर्स की डायरेक्शन हमें क्या बता दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर में क्या बता पाएंगे, किसी भी कंडक्टर में हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को बता पाएंगे। तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, ठीक है। हमने देखा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और अब हम लोगों ने देख लिया है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, वो हमेशा क्लोज्ड लाइंस होती हैं, है ना, इसके और कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस होती हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो ये हमने इसके पहली बात सीखी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। अब हम इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के सीखते हैं
कि यदि हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे थे, अब हम सर्कुलर कंडक्टर ले लें, सर्कुलर कंडक्टर ले लें, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एक राउंड शेप में एक फील्ड ले ली राउंड शेप में, और मान लीजिए हम इस तरफ से ये करंट की डायरेक्शन में इसे हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। एक रिंग कंडक्टर यानी कि सर्कुलर कंडक्टर में अब हम क्या ले रहे हैं, एक सर्कुलर कंडक्टर ले रहे हैं। सर्कुलर कंडक्टर में हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को भेज रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हम देख रहे थे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हो रही थी, यहाँ से निकल रही थी और इसकी तरफ जा रही थी, ठीक है, इसकी तरफ जा रही थी, ठीक है। तो ये आपस में ये बेसिकली ये किस तरीके की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो रही होंगी, वो कुछ इस तरीके की जनरेट हो रही होंगी, जैसे कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर ऐसा कोई 3 डायमेंशनल फिगर आप सोचें कि 3 डायमेंशनल फिगर ठीक है, 3 डायमेंशनल रूप में अगर सोचें तो ये क्या कर रहा होगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जा रहा होगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने जा रहा होगा। और इस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, कंप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण इसकी फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही होंगी और इसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जा रही होगी। तो क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक मैग्नेट बनाने के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर कंडक्टर का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड्स को फोकस करने में, मैग्नेटिक फील्ड्स को फोकस करने में, इंटेंसिटी को बढ़ाने में, और साथ ही साथ इसे एक मैग्नेट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यहाँ पर ये एप्लीकेशन निकल के आता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमको इसकी डायरेक्शन देखनी हो, तो जैसे अगर हम इस कंडक्टर में कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये क्या कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, ये साउथ पोल, ये देखिए साउथ पोल, साउथ पोल इंडिकेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, ठीक है। तो जब कभी भी करंट किसी भी कंडक्टर में क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होगी, क्लॉकवाइज जा रही होगी, तो वहाँ पर हमेशा और हमेशा कौन सा पोल जनरेट हो रहा होगा, तो हमेशा और हमेशा साउथ पोल जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसी को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्लॉकवाइज, अगर किसी भी कंडक्टर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल जनरेट होगा। और इस तरीके से ऑप्शन मिल सकते हैं कि कोई भी नहीं जनरेट होगा या फिर दोनों ही जनरेट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप आंसर नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल जनरेट हो रहा होगा, और साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा होगा। ये देखिए करंट की भी वही डायरेक्शन है जो इस पोल की डायरेक्शन है ना। तो इस तरीके से भी आप इसे चिन्ह बना करके भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। नॉर्थ का जो सिंबल दिख रहा है वो आपको किस तरीके का दिख रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज का दिख रहा है, जबकि साउथ का सिंबल किस तरीके का दिख रहा है, तो वो क्लॉकवाइज दिख रहा है। यहाँ पर आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। इसी रिंग को अगर हमने देखा कि यदि हम कंडक्टर को कैसा बना देते हैं, सर्कुलर शेप में बना देते हैं, रिंग शेप में बना देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हम इसी में हमने एक प्रयोग किया, क्या काम किया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हमने एक सोलेनॉइड का शेप बनाया। सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसा रिंग शेप का, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, ऐसा स्प्रिंग शेप का एक कंडक्टर होता है जिसे हम इंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आगे चल के हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक सोलेनॉइड का शेप, ठीक है। सोलेनॉइड में खासियत क्या है कि जैसे हम रिंग शेप में देख रहे थे, तो रिंग शेप में हमारी क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही थी। जितने ज़्यादा इसमें टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा ये सर्कुलर टर्न्स होंगे, मान लेते हैं n टर्न्स हैं,
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो रही होगी, n टाइम्स बढ़ जा रही होगी, n टाइम्स बढ़ जा रही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही होगी, n टाइम्स बढ़ जा रही होगी। तो ये एक तो ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। और मैग्नेट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो कई हद तक इसी का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। एक छोटा एग्ज़ाम्पल की हम बात कर लें और एक बड़े एग्ज़ाम्पल की बात कर लें। एक छोटे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसे किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल में एक ढीली सी एक कप शेप का यहाँ पर एक बाउल यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ एक राउंड शेप का हैवी मेटल यूज़ किया जाता है। और ये हैवी मेटल कनेक्ट होता है एक यहाँ पर एक सोलेनॉइड, ये जो आपका सोलेनॉइड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया जाता है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया जाता है, तो ये जो मैग्नेट है ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट का शेप ले लेगा। और ये किसे अट्रैक्ट कर लेगा, ये इस आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉल है ये इस पर टच कर जाएगी, और जैसे ही टच करेगी तो ये क्या करने लग जाएगा, एक इलेक्ट्रिक बेल का शेप ले लेगा और बहुत ही तेज़ से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या काम कर सकता है, ये तेज़ी से किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकता है और तेज़ी से किसी चीज़ को डीमैग्नेटाइज भी कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसा मैग्नेट है जो कि कुछ देर के लिए तो बहुत तेज़ से मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है और थोड़ी ही देर में मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म भी कर देता है। यहाँ पर इसके बीच में कोर में कई बार सॉफ्ट आयरन का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सॉफ्ट आयरन का। और सॉफ्ट आयरन का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही तेज़ी से मैग्नेटाइज होता है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कम समय में मैग्नेटाइज होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, तेज़ी से डीमैग्नेटाइज भी होता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट को छोड़ देंगे, करंट को फ्लो कराना बंद कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं, कहते हैं कि सर हिंदी में ही पढ़ाते, तो मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ, है ना। एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, कुछ शब्द हैं जो कि मैं इंग्लिश में प्रयोग करता हूँ। तो ये सारे शब्द आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब पेपर होगा, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा, है ना। और इंग्लिश भी थोड़ी तो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये इंग्लिश आनी चाहिए, ओह थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हो गई है, लाइट यहाँ पर मिस हो रही है, तो इसको हम फिर से अभी कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, लाइट आ गई है, चलिए ठीक है। कुछ टेक्निकल ख़राबी आ गई थी उसके कारण, है ना। तो हम लोग सोलेनॉइड के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में जो हमने पहला एप्लीकेशन देखा था वो इलेक्ट्रिक बेल के रूप में हमने इसका पहला एप्लीकेशन देखा था। इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है, इसका सेकेंड एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा हो तो मेट्रो रेल्स या फिर फास्ट मूविंग ट्रेन्स जो होती हैं, आपकी फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, जैसे कि मेट्रो रेल या फिर आपकी बुलेट ट्रेन, मोनो रेल, इस तरीके की जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, आपने देखा हो कि वो बहुत तेज़ी से रन कर रही होती हैं और फिर उनका ब्रेक बहुत ही तेज़ होता है। वो जहाँ पर चाहते हैं वो चीज़ों को वहीं पर रोक लेते हैं। हमारी ये नॉर्मल ट्रेन्स पे नहीं लगता है, नॉर्मल ट्रेन्स पे नहीं लगता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक लगाया तो वहाँ पर कई बार डब्बों के एक से ऊपर चढ़ जाने का उनका खतरा होता है और वो वहाँ पर एक्सीडेंटल चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग होता है।
यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है और वो किस तरीके से ये होता है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट से ब्रेक लगाया वैसे ही बहुत ही तेज़ मैग्नेटिज़्म लगता है, और बहुत ही तेज़ मैग्नेटिज़्म लगने के बाद होता क्या है कि ये जो ट्रेन होती है वो एकदम से बहुत ही तेज़ी से क्या होती है, रुक जाती है ना। तो ये फास्ट मूविंग ट्रेन्स में इसका प्रयोग होता है एक व्यापक रूप में। छोटे लेवल में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज़ हो रहा था। ये यहाँ पर हम लोग इस बात को बात कर रहे थे, है ना। आइए अब एक और इसमें जो थ्योरी है ना, हम लोग ये बेसिकली यहाँ पर पढ़ के रहे हैं, यहाँ पर हम लोग थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। जो अप्लाइड पार्ट है इसका अप्लाइड पार्ट हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट है लगभग हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। एक और इसमें जो कंडीशन आती है वो ये कि मान लीजिए कि हमने क्या कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी ले रखी है और एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर भी रख रखा है, और इस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। मान लीजिए एक सिंगल ही वायर है और ये सिंगल वायर है, और इसमें ही हम क्या कर रहे हैं, करंट भी पास करा रहे हैं, और साथ ही साथ ये करंट कैरिंग वायर जो है, करंट रखने वाली जो वायर है वो किस में है, एक मैग्नेटिक फील्ड में है। हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार की होती हैं, एक को डॉट के रूप में दर्शाते हैं और दूसरे को क्रॉस के रूप में। क्रॉस के रूप में जिसे हम दर्शाते हैं वो दरअसल अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि जिस प्लेन में से अंदर की तरफ जो जा रही है वो उसे हम क्रॉस से दर्शाते हैं, और जो बाहर निकलने वाली है उसे हम किससे दर्शाते हैं, उसे हम दर्शाते हैं डॉट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें जनरेट हो रही है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रहे थे, या फिर आगे हम देखेंगे इंडक्शन वाले पार्ट में जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करवा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है और साथ ही साथ करंट भी दे रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इस करंट कैरिंग वायर में या फिर इस कंडक्टर में एक फोर्स जनरेट होता है, और ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो उसको डिफाइन करता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ा था, जिसमें वो क्या कह रहे थे कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ये क्या लगेगा, यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लग रहा होगा। और आइए अब हम फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को समझते हैं कि यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल क्या कहता है। अगर आप अपनी लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स क्या करें कि इन्हें स्ट्रेच करें, लेफ़्ट हैंड की 3 फिंगर्स स्ट्रेच करें, तो ये कुछ इस तरीके का शेप रखेंगी कि ये आपस में तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर साबित होंगी। ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे परपेंडिकुलर। ये तीनों फिंगर्स कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर शेप रख रही हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो अगर ये 3 फिंगर्स कुछ इस तरीके से हैं, तो इन 3 फिंगर्स में ये जो सेंटर वाली फिंगर है, C फॉर सेंटर और C फॉर करंट। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली फिंगर है ये क्या शो कर रही होगी, ये करंट को शो कर रही होगी। C फॉर सेंटर यानी कि ये किसे शो कर रही होगी, ये करंट को शो कर रही होगी। और ये जो फर्स्ट फिंगर है, पहली फिंगर किसे शो कर रही होगी, ये फील्ड को शो कर रही होगी। फर्स्ट फिंगर किसे शो कर रही होगी, ये फील्ड को शो कर रही होगी। और साथ ही साथ ये जो आपका थंब किसको शो कर रहा होगा, ये फोर्स को शो कर रहा होगा। ठीक है, थंब फोर्स जैसा लगता है, किसी भी चीज़ में हमें फोर्स लगाना है तो हम किसका, थंब का प्रयोग करते हैं। तो फ्लेमिंग के इस लेफ़्ट हैंड रूल से हम इन 3 फिंगर्स की मदद से फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी इस बात को हम पता लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वाला एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो यहाँ पर फील्ड कैसी है, फर्स्ट फिंगर से हम फील्ड को शो करेंगे, इससे हम फील्ड को शो करेंगे। तो फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ जाती हुई,
अंदर की तरफ जाती हुई, और साथ ही साथ करंट कैसी है, करंट अपवर्ड है, ऊपर की ओर जा रही है। तो फील्ड ऐसी है और करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, फोर्स ऐसा थंब की डायरेक्शन में लग रहा होगा, थंब की डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी, इस तरफ से। तो इससे हम पता लगाते हैं क्या कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग होता है हमारे ये जो हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, साथ ही साथ हम जनरेटर में इसका प्रयोग होता है, जनरेटर्स में भी हम, ये सब हम सारी बातें डिटेल में सीखेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, ये सब एप्लीकेशंस में हैं और इन एप्लीकेशंस का भी प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जनरेटर्स में प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में प्रयोग होता है, साथ ही साथ लाउड स्पीकर में प्रयोग होता है, और साथ ही साथ माइक्रोफोन वगैरह में भी प्रयोग होता है, माइक्रोफोन वगैरह में भी प्रयोग होता है। तो इन जगहों पर इस चीज़ का प्रयोग होता है लेफ़्ट हैंड रूल का। तो एक फील्ड, करंट और फोर्स की डायरेक्शन से हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन इसमें लास्ट में जाते जाते मैं एक टॉपिक और बात आपको डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों ने घर पे देखा होगा, तो घर पे हमेशा हम लोगों को मना किया जाता है कि कभी भी पैरों को साउथ डायरेक्शन में रख करके कभी मत सोना, ठीक है। और ये बात सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी कल्चर के साथ चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके ग्रेव्स देखे जाते हैं, तो वो हमेशा और हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव किए हुए रहते हैं। कहते हैं जो जब लोग ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें साउथ डायरेक्शन में पैर करके लिटाया जाता है, और जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक उन्हें साउथ डायरेक्शन में पैर करके नहीं लिटाया जाता। ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में भी इस बात का उन्हें ज्ञान था कि हमारी जो बॉडी है, इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिज़म का प्रभाव होता है और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, एक फीबल मैग्नेटिज़म होता है। इस बात को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से जो भी हमारी बॉडीज़ में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जो भी हमारे न्यूरॉन्स में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो आयंस के फॉर्म में आयंस को रिलीज़ किया जाता है। उन आयंस के रिलीज़ के कारण ये क्या होता है, हमारे शरीर में किसी भी सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। अब आयंस का फ्लो आप जानते होंगे, हम लोगों ने शुरुआत वाले लेक्चर में देखा था कि आयंस क्या है, एक तरीके के चार्जेस हैं, और चार्जेस की फ़्लो को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट के फ़्लो होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप देखेंगे तो आज के टाइम में हमारे जो साइंस है वो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कर रही है। आपने सुना होगा MRI टेक्निक के बारे में। MRI टेक्निक क्या होती है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI टेक्निक। इससे क्या पता किया जाता है कि मैग्नेटिज़म के थ्रू ही पता किया जाता है कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग और साथ ही साथ हार्ट की फंक्शनिंग ये कैसी चल रही है, कैसी इनकी प्रॉपर है, इनका फंक्शन कैसा है और किस तरीके से ये फंक्शन कर रही है। तो इसे किस तरीके से पता किया जाता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग से। तो ये मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट है ये हमारी बॉडीज़ में भी होता है और इसके इफ़ेक्ट हमें बहुत समय से पता थे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बेसिक थ्योरीज़ कंप्लीट करी और इस मैग्नेटिक थ्योरीज़ में हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किस तरीके से जनरेट होता है करंट के फ्लो होने से। अगले लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में सीख रहे होंगे और साथ ही साथ हम लोग सीख रहे होंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या काम होते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इस लेक्चर से जुड़े हुए कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, हमारे ये लेक्चर्स कैसे पसंद आ रहे हैं, आप अपनी जो राय है वो भी हमारे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग जो हमारे साथ इस लेक्चर में बने हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।